नमस्कार। आपका स्वागत है लर्न मार्केट मूव्स में। आज हम बात करेंगे 2 मार्च 2026 को भारतीय शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट की और समझेंगे इसके पीछे की असली वजह। तो सोमवार 2 मार्च 2026 ये तारीख इंडियन मार्केट के लिए एक बड़े झटके की तरह आई। आप सोचिए, मार्केट खुलते ही बिकवाली का ऐसा प्रेशर बना कि सेंसेक्स सीधा 1048 पॉइंट से ज्यादा नीचे जाकर बंद हुआ। मतलब हाल के महीनों में इतनी बड़ी गिरावट हमने नहीं देखी थी। लेकिन ये सिर्फ पॉइंट्स की बात नहीं है। इस एक दिन की गिरावट का मतलब है कि इन्वेस्टर्स की वेल्थ से 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा वाइप आउट हो गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिकवाली कितनी बड़ी और गहरी थी। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि जब बाजार बंद हुआ तो असल में हालात थे कैसे। तो जाहिर है सारे के सारे बड़े इंडेक्स लाल निशान में ही बंद हुए। आप देखें तो सेंसेक्स करीब करीब 1.29% और निफ्टी 1.24% नीचे था। और पता है इसमें दिलचस्प क्या था? मार्केट खुला ही एक बड़े गैप डाउन के साथ। दिन में इसने थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश तो की, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि आखिर में ये कई महीनों के सबसे निचले लेवल पर जाके बंद हुआ। तो सवाल ये उठता है कि भाई अचानक ऐसा हुआ क्या? इस भारी बिकवाली के पीछे की असली वजह क्या थी? चलिए एक एक करके इन वजहों को समझते हैं। देखिए, इस गिरावट का जो मेन ट्रिगर था ना, वो ग्लोबल था। वीकेंड पर मिडल ईस्ट में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। खबर आई कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े मिलिट्री हमले किए हैं, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की भी पुष्टि हुई। बस इस एक घटना ने दुनिया भर के मार्केट्स में एक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बना दिया। मतलब इन्वेस्टर्स डरकर सेफ जगहों पर पैसा लगाने के लिए भागने लगे। इसका सबसे पहला और सीधा असर दिखा कच्चे तेल की कीमतों पर। ब्रंट क्रूड का भाव लगभग 13% उछलकर $82 प्रति बैरल के भी ऊपर चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट को डर था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, वहां पर सप्लाई रुक सकती है। अब सवाल यह है कि भाई तेल के दाम बढ़ने से हमें क्या? देखिए, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। मतलब हम इंपोर्ट करते हैं। तो सीधा सा हिसाब है, जब तेल महंगा होगा तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाते का घाटा चौड़ा होता है। देश में महंगाई बढ़ती है और कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर भी सीधा असर पड़ता है। दूसरा बड़ा असर पड़ा हमारी करेंसी पर। तेल इंपोर्ट करने वाली कंपनियों में डॉलर खरीदने की होड़ मच गई, जिससे भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 91.80 के लेवल पर पहुंच गया, जो कि एक महीने का सबसे ऊंचा स्तर था। अब कमजोर रुपए का मतलब है कि हमारा इंपोर्ट और भी महंगा हो जाता है। मार्केट में इस अनिश्चितता को नापने का एक बहुत अच्छा तरीका है इंडिया विक्स को देखना। इसे हम आम भाषा में मार्केट का फियर गेज या डर का मीटर भी कहते हैं। यह हमें बस ये बताता है कि ट्रेडर्स आने वाले 30 दिनों में मार्केट में कितने बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद कर रहे हैं। और 2 मार्च को हुआ ये कि ये डर का मीटर 26% से भी ज्यादा उछलकर 17.81 के लेवल पे पहुंच गया। ये एक साफ संकेत था कि मार्केट में घबराहट बहुत बढ़ गई है और ट्रेडर्स आगे बड़े प्राइस स्विंग्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस आग में घी डालने का काम किया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने। उनकी तरफ से जबरदस्त बिकवाली हुई। उन्होंने एक ही दिन में 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर्स बेच डाले। हालांकि हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यानी DIIs ने 12,000 करोड़ से भी ज्यादा की खरीदारी करके बाजार को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन ग्लोबल प्रेशर इतना ज्यादा था कि ये कोशिश नाकाफी रही। तो ये तो हुई मैक्रो पिक्चर। अब देखते हैं कि इन बड़े ग्लोबल फैक्टर्स ने स्टॉक मार्केट के अलग अलग सेक्टर्स को कैसे प्रभावित किया। यहां तस्वीर एकदम साफ है। जिन सेक्टर्स का कच्चे तेल से सीधा लेना देना है, उनकी खूब पिटाई हुई। एविएशन कंपनियां जैसे कि इंडिगो 6% से ज्यादा गिरे क्योंकि उनके लिए फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई। इंफ्रा कंपनियां जिनका मिडिल ईस्ट में एक्सपोजर है, उन पर भी असर पड़ा। वहीं दूसरी तरफ डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में तेजी देखी, क्योंकि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो डिफेंस खर्च बढ़ने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। चलिए, एनालिसिस तो हो गया। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ऐसी सिचुएशन में एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? देखिए, जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये माहौल बहुत रिस्की है। वॉलेटिलिटी अभी और बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है संभल कर चलना। जब तक ये टेंशन कम नहीं होती, तब तक कोई भी अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन लेने से बचना चाहिए।
निफ्टी के लिए 24,600 का सपोर्ट और 25,100 का रेजिस्टेंस। इन लेवल्स पे नजर रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की। इनके लिए सलाह बिल्कुल अलग है। सबसे जरूरी बात, पैनिक नहीं करना है। एक दिन की गिरावट देखकर घबराहट में बेचने का कोई मतलब नहीं है। असल में ऐसे करेक्शंस अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों में धीरे धीरे पैसा लगाने का एक मौका भी हो सकते हैं। और हाँ, जो लोग एसआईपी कर रहे हैं उनके लिए तो एक ही सलाह है, बस अपनी एसआईपी चलने दीजिए। घबराने की कोई बात नहीं। देखिए, आपकी स्ट्रैटेजी बनी ही ऐसे बाजारों के लिए है। जब मार्केट गिरता है ना, तो आपकी एसआईपी आपको कम दाम में ज्यादा यूनिट्स दिलाती है। इसे ही तो कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, और इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में ही दिखेगा। तो शॉर्ट टर्म की इस शोर शराबे पर ध्यान मत दीजिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस रखिए। तो इस पूरे एपिसोड से हमें क्या सीख मिलती है और आगे हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। पहला, ब्रेंट क्रूड की कीमतें किधर जाती हैं। दूसरा, अमेरिकी बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो ग्लोबल सेंटिमेंट को सेट करेंगे। और तीसरा और सबसे जरूरी, मिडल ईस्ट से आने वाली कोई भी खबर, चाहे वो टेंशन बढ़ने की हो या कम होने की। आखिर में इस दिन की सबसे बड़ी सीख यही है, हम जियोपॉलिटिकल घटनाओं को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके लिए तैयार जरूर रह सकते हैं। एक अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और एक सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ही ऐसे झटकों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं, जिस पर हर इन्वेस्टर को सोचना चाहिए। क्या आपका पोर्टफोलियो इस तरह के अचानक आने वाले झटकों को झेलने के लिए तैयार है? इस पर जरूर सोचिएगा।